नमस्ते दोस्तों, मैं दविंदर सिंह। सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस केस लॉ को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये केस लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये केस लॉ एक ऐसे इशू को एड्रेस करता है, फेवरेबल स्थिति में डिस्कस करता है क्लाइंट्स के लिए, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, टैक्सेबल पर्सन के लिए या असेसिस के लिए। यदि उन्होंने अपनी रिफंड एप्लीकेशन को 2 साल के अंदर नहीं डाला है, 2 ईयर्स जो कि रेलिवेंट डेट है, अगर उसके अंदर इन्होंने अपनी रिफंड एप्लीकेशन को नहीं डाला है तो क्या वो अपनी रिफंड एप्लीकेशन को 2 साल के बाद भी डाल सकते हैं? इस मुद्दे के ऊपर ये केस लॉ पूरा का पूरा आधारित है और फेवरेबल जजमेंट है असेसी के लिए। दोस्तों, जो केस लॉ का नाम है वो ये है लेनोवो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस जॉइंट कमिश्नर अपील्स एंड अदर्स। जो जजमेंट डिलीवर की है वो मद्रास हाई कोर्ट ने की है और जजमेंट ज़्यादा पुरानी नहीं है, 6 नवंबर 2023 की जजमेंट है। केस लॉ का नाम है, मैं एक बार आपके साथ दोबारा फिर से शेयर कर देता हूँ। लेनोवो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस जॉइंट कमिश्नर अपील्स। जजमेंट डिलीवर की है मद्रास हाई कोर्ट ने और जजमेंट की डेट है 6 नवंबर 2023। फैक्ट्स ऑफ द केस कुछ इस प्रकार से हैं। जो पिटिशनर है उसने 3 रिफंड एप्लीकेशन डाली हैं दिसंबर 2019, जनवरी 2020 और फरवरी 2020 की, और तीनों रिफंड एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया है, पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा, उसके बाद जॉइंट कमिश्नर अपील के द्वारा। और तीनों रिजेक्शन ऑर्डर्स के अगेंस्ट पिटिशनर ने आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सहारा लेते हुए हाई कोर्ट के सामने अपनी रिट को सबमिट किया है, रिट को फाइल किया है। केस के फैक्ट्स कुछ इस प्रकार से हैं। जो पिटिशनर है लेनोवो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये मैन्युफैक्चरर भी हैं, इंपोर्टर भी हैं कंप्यूटर्स के। ये DTA यूनिटेक मीन्स ये डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में सिचुएटेड है, ये कहीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सिचुएटेड नहीं है, ये डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में इनका अपना रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है। और ये सप्लाई भी करते हैं SEZ यूनिट को, मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन को। और जो ये सप्लाई किया करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, ये एक्सपोर्ट माना जाता है सेक्शन 16 IGST के तहत। और सेक्शन 16 IGST की अगर मैं बात करूं तो वो हमें दो तरह से एक्सपोर्ट करने का हमें मेथड प्रेस्क्राइब करता है, एक विद पेमेंट ऑफ टैक्स और एक विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स को हम जनरली LUT भी बोल दिया करते हैं, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के तहत भी बोल दिया करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में जो लेनोवो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने विद पेमेंट ऑफ टैक्स वाले रास्ते को अपनाया है। इट मीन्स ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 क्लोज B ऑफ IGST एक्ट को फॉलो कर रहे हैं। जो LUT वाला है वो 16 सबसेक्शन 3 क्लोज A के तहत आता है। और क्योंकि ये जीरो रेटेड सप्लाई है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट माना जाता है, तो इन्होंने जो भी टैक्स भरा है उसके लिए ये एंटाइटल्ड है फॉर रिफंड। इन्होंने जो रिफंड एप्लीकेशन डाली वो प्रॉपर ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दी। इन्होंने अपील डाली, अपील भी रिजेक्ट हो गई। पिटिशनर के काउंसिल का कहना है कि जो रिफंड रिजेक्ट हुई है वो दिसंबर 2019 का जो रिफंड रिजेक्ट हुआ है वो इसलिए हुआ है कि जो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, स्टेटमेंट नंबर 4, उसमें जो डेट ऑफ एंडोर्समेंट लिखी थी वो गलत डेट मेंशन कर दी थी। जबकि जब इनकी पर्सनल हियरिंग हुई तो उन्होंने इस डेट को रेक्टिफाई कर दिया था। डिपार्टमेंट का कहना था कि रिवीजन जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो रिवीजन हुआ वो आफ्टर 2 इयर्स हुआ, मींस वो टाइम बार्ड हो गया। जो रिवीजन 2 साल से पहले हो चुका होना चाहिए था वो रिवीजन हुआ। इट मींस एप्लीकेशन तो 2 साल से पहले डल गई, बट रिवीजन 2 साल के बाद हुई। दिसंबर 2019 का रिफंड इसलिए रिजेक्ट हुआ। जनवरी 2020 का जो रिफंड रिजेक्ट हुआ वो ये हुआ कि जब इन्होंने रिफंड की एप्लीकेशन डाली थी तो 11 इनवॉइसेस का इन्होंने जिक्र किया था स्टेटमेंट 4 के अंदर, पर वो 11 इनवॉइसेस की कॉपी इन्होंने साथ में नहीं लगाई थी। और ये जो इन्होंने कॉपी लगाई वो लगाई पर्सनल हियरिंग के वक्त, और वो जो पर्सनल हियरिंग हुई वो भी 2 साल के बाद हुई। तो डिपार्टमेंट का कहना था कि आपने जो 11 इनवॉइसेस प्रोड्यूस किए वो आफ्टर 2 ईयर्स की, और ये ऑलरेडी रिफंड जो है वो टाइम बार्ड हो चुका है। और डिपार्टमेंट का ये भी कहना था कि जब आपने रिफंड की एप्लीकेशन डाली तो आपने कोई प्रूफ ऑफ पेमेंट कि आपको पैसे मिल चुके हैं इसका कोई प्रूफ नहीं लगाया, और जब आपने प्रूफ दिया तो उस बात को भी 2 साल निकल चुके थे। तो सारा का सारा केस इसी बात पर है कि ओरिजिनली जब रिफंड एप्लीकेशन डली तो वो विद इन अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स डली थी, बट जब पेपर्स जब दिखाए गए, जब पर्सनल हियरिंग हुई,
वो 2 साल के बाद हुई, तब तक 2 साल बीत चुके थे। और जो फरवरी 2020 का जो रिफंड है उसके बीच में डिपार्टमेंट का ये कहना था कि आपका जो रिफंड जो है वो रिजेक्ट किया गया है क्योंकि आपने स्टेटमेंट 4 में जानबूझ के मिस्टेक करी, गलत डिटेल भरी, ताकि आप डिले का बेनिफिट उठा सकें कि जब आप रिफंड एप्लीकेशन डाल रहे थे तब आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं था, आप टाइमली बस रिफंड की एप्लीकेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ फाइलिंग आप डाल रहे थे, जबकि आप टाइम बाय करना चाहते थे कि पर्सनल हियरिंग के वक्त एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर आओ। और आपका जो एंडोर्समेंट भी जो है उसमें कहीं भी ऑथराइज्ड ऑपरेशंस नहीं लिखा हुआ। ऑथराइज्ड ऑपरेशंस की भी रिक्वायरमेंट होती है सेक्शन 16 के अंदर, और यदि मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूं, ये ऑथराइज्ड ऑपरेशंस की जो रिक्वायरमेंट है ये 1 अक्टूबर 2023 से लॉ के अंदर इंक्लूड की गई थी। और 2 इनवॉइसेस के बारे में प्रॉपर ऑफिसर का ये भी कहना था कि जो इनवॉइसेस के ऊपर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जबकि जो सप्लाई हुआ है वो सर्विसेज सप्लाई नहीं हुई, वो गुड सप्लाई हुई हैं, तो इसलिए आपके रिफंड को अलाउ नहीं किया जा सकता, आपके रिफंड को ग्रांट नहीं किया जा सकता। तो इन बेसिस पर इनके रिफंड रिजेक्ट हो गए। ये फैक्ट्स ऑफ द केस हैं। पिटिशनर के काउंसिल का कहना है कि जो एंडोर्समेंट की बात को इसके बीच में कहा जा रहा है कि आपने एंडोर्स नहीं करवाया था, तो उनका कहना था कि हमारे केस में क्योंकि हम विद पेमेंट ऑफ टैक्स गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं, एंडोर्समेंट की ज़रूरत ही नहीं है। ये एंडोर्समेंट की ज़रूरत उठकर आती कहाँ से है? वो आती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन रूल्स 2006 का रूल 30 सब रूल 4 से। वो ये कहता है कि आपको एंडोर्समेंट करवानी जरूरी है SEZ के अफसर के द्वारा, SEZ के कंसर्न अफसर के द्वारा। अगर ये एंडोर्समेंट नहीं होगी तो इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा और जो गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर टैक्स को कलेक्ट करेगी। शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स को कलेक्ट करेगी। इट मींस, जो पिटिशनर के काउंसिल का कहना था कि जो टैक्स को कलेक्ट करेगी, इट मींस ये उस केस को कवर कर रहे हैं जो कि विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वाला है। हमारे केस में तो ऑलरेडी जो हमने एक्सपोर्ट की है, जो हमने जीरो रेटेड सप्लाई की है, वो विद पेमेंट ऑफ टैक्स की है, तो ऑलरेडी टैक्स पे किया जा चुका है। तो रूल 30 सब रूल 4 ऑफ SEZ डज नॉट कम इनटू द प्ले, सो एंडोर्समेंट की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। सेकंड, इन्होंने बात कही कि जो एंडोर्समेंट करवाने की जिम्मेवारी है ये SEZ कस्टमर की है, DTA वाले क्लाइंट की नहीं है। और एंडोर्समेंट अगर नहीं भी हुई टाइम पर तो ये सिर्फ एक टेक्निकल नेचर का डिफेक्ट है जिसकी वजह से इनके रिफंड को, इनके सब्सटेंटिव राइट को डिनाई नहीं किया जा सकता। और अब देखते हैं हाई कोर्ट ने क्या व्यू दिए। हाई कोर्ट ने सबसे पहले SEZ के रूल 30 सब रूल 4 को कंसिडर किया। उसमें उन्होंने ये कहा कि ये लिखा हुआ है कि SEZ का अफसर लिख कर देगा कि गुड्स की एंडोर्समेंट हुई, गुड्स या सर्विसेज की एंडोर्समेंट हुई या नहीं हुई। अगर एंडोर्समेंट नहीं होती तो इसको एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा, जीरो रेटेड सप्लाई नहीं माना जाएगा और टैक्स को रिकवर किया जाएगा, टैक्स की डिमांड की जाएगी। पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, अगर टैक्स की डिमांड की जाएगी इट मींस टैक्स अभी तक ऑलरेडी पे नहीं हुआ, जबकि इस पर्टिकुलर केस में तो जो सप्लाई हुई थी वो विद पेमेंट ऑफ टैक्स हुई थी, तो टैक्स को रिकवर करने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। तो रूल 30 सब रूल 4 डज नॉट कम इनटू द प्ले। सेकंड, हाई कोर्ट ने बात कही कि जो गुड्स जो हैं वो सप्लाई हो चुके हैं SEZ को, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। अगर गुड्स सप्लाई हो चुके हैं SEZ को, चाहे 45 दिन के बाद भी एंडोर्समेंट ली गई हो, तो जो डिले हो रहा है वो सिर्फ रिफंड के ऑर्डर में होगा, रिफंड की एप्लीकेशन में कहीं इससे फर्क नहीं पड़ता। और जो नुकसान है वो सप्लायर का है, वो गवर्नमेंट का नुकसान नहीं है। तो अगर किसी ने SEZ के अफसर के द्वारा एंडोर्समेंट लेट भी ली तो उससे गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं होने वाला, जो नुकसान होना है वो सिर्फ पिटिशनर को होना है। और सिग्निफिकेंस ऑफ एंडोर्समेंट वो सिर्फ ये है कि ये एस्टेब्लिश किया जा सके कि गुड्स या सर्विसेज सच में SEZ में पहुंची या नहीं पहुंची। अगर 45 दिन में नहीं पहुंची आप टैक्स रिकवर कर लीजिए, अगर बाद में पहुंच गई तो इट मींस उसके रिफंड को डिनाई नहीं किया जा सकता। और हाई कोर्ट ने एक CBDT के 1955 के सर्कुलर का हवाला दिया और यह भी कहा कि यह 1955 का सर्कुलर आज भी इफेक्ट में है, जिसमें अफसरों को यह कहा गया है
कि चाहे आपका काम नहीं है रिफंड की एप्लीकेशन डालना, रिफंड लेने का जो मेन जो काम है वो पिटिशनर का है, वो सप्लायर का है, वो रजिस्टर्ड पर्सन का है, बट अगर किसी का रिफंड बनता है तो आपको उसकी हेल्प करनी है, आपको उसके राइट के बारे में बताना है कि आपका रिफंड बनता है, आप अपना रिफंड लीजिए, ना कि इस तरह से एक्ट कीजिए कि आपके रिफंड को रोका जा सके। इससे लोगों का डिपार्टमेंट के प्रति जो है वो जो विश्वास है वो नहीं बनेगा। और अब सबसे खूबसूरत बात है कि जो 2 साल का इस केस में अधिक से अधिक प्रयोग किया गया डिपार्टमेंट के द्वारा कि सारे काम 2 साल के बाद हुए, तो हाई कोर्ट ने सेक्शन 54 को पढ़ा जिसमें लिखा है एनी पर्सन मे फाइल अ रिफंड एप्लीकेशन विद इन 2 years फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है मे, इट इज नॉट शेल। सो जो 2 years हैं, ये जो पीरियड प्रेस्क्राइब किया गया है, इट इज ओनली डायरेक्टरी इन द नेचर, इट इज नॉट मैंडेटरी। दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत बात है। और केसेस में भी जहां भी ऐसे अप्रोप्रिएट केसेस होंगे जहां पर 2 साल के बाद भी यदि कोई रिफंड एप्लीकेशन डालता है तो सिर्फ इस बात पर कि उसने रिफंड एप्लीकेशन को 2 साल के बाद डाला है, उसकी रिफंड एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज दिस पीरियड ऑफ 2 years इज ओनली डायरेक्टरी इन द नेचर एंड नॉट मैंडेटरी। दोस्तों, इस पूरे केस लॉ की जो सबसे खूबसूरत बात है वो यही है कि 2 साल के से हमें इस बात के अंदर मतलब ये विश्वास नहीं करना कि 2 साल ही बिल्कुल एंड पीरियड है। इवन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 years वन कैन फाइल हिज रिफंड एप्लीकेशन provided he can prove the sufficient cause were there that he could not file the refund application within the given period of 2 years। तो इन सारी बातों के मद्देनज़र जो हाई कोर्ट ने जो एप्लीकेशंस हैं उनको रिमांड बैक कर दिया डिपार्टमेंट को कि आप कंसीडर कीजिए और इसके ऊपर अगली डेट तक आप बताइए कि आपने क्या किया है। और एक और मैं बात इस केस लॉ में करना चाहूँगा कि जो डिपार्टमेंट ने डेफिशिएंसी मेमो दिया कि आपके पेपरों में ये कमी थी और रिफंड को रिजेक्ट करने की बात कही, अगर कोई डेफिशिएंसी थी, अगर वो रिफंड की एप्लीकेशन को डे 1 को ही रिजेक्ट कर देते और बता देते कि आपके पेपर पूरे नहीं हैं, ये आपकी कमियां हैं, आपने प्रूफ ऑफ पेमेंट नहीं लगाया, आपके इनवॉइसेस आपने नहीं जोड़े, तो पटिशनर अपनी रिफंड की एप्लीकेशन को दोबारा बीच में दाखिल कर सकता था, फाइल कर सकता था। अब अगर आपने पहले तो बताया नहीं, पहले आपने उसकी जो रिफंड की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया और अब शोकोज नोटिस दे रहे हो कि पेपर कम है, ये ज़्यादा है, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि अब आपके पेपर कम है। अब अगर वो कोई एडिशनल पेपर भी लेकर आ रहा है तो यू शुड कंसिडर ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स। अदरवाइज इफ पेपर्स आर इनकम्प्लीट, रूल 90 सब रूल 2 एंड रूल 90 सब रूल 3 दो शुड हैव कम इनटू द प्ले। अगर आपके पेपर्स कम है डेफिशिएंसी मेमो में, डे 1 को ही रिफंड एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दीजिए ताकि वो दोबारा से अपनी रिफंड की एप्लीकेशन को दाखिल कर सके। बट अगर आपने RFD 2 RFD 3 का सहारा नहीं लिया और आपने एक्नॉलेज कर लिया कि आपकी जो रिफंड है, रिफंड एप्लीकेशन है, इट इज़ कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, अब हियरिंग के वक्त यदि कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट भी ला रहा है तो यू शुड कंसिडर दोस। अब आप 2 साल बीतने का वेट नहीं कर सकते कि इस पर पॉइंट बताया जाए कि अब जब हियरिंग हो रही है वो 2 साल के बाद हो रही है और रिफंड एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए। और बात जो है वो देखने वाली वही है कि रिफंड एप्लीकेशन को 2 साल के अंदर ही डाला गया था, इससे सिर्फ ऑर्डर डिले हो रहा है, रिफंड एप्लीकेशन डिले नहीं हो रहा। रिफंड एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड विद इन पीरियड ऑफ 2 years, ओनली ऑर्डर इज बीइंग इशूड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 years। और इसके साथ साथ वैसे भी हाईकोर्ट ने ये तो कह ही दिया कि रिफंड की एप्लीकेशन भी 2 साल के बाद दाखिल की जा सकती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके नॉलेज के लिए, आपके क्लाइंट्स के लिए, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। धन्यवाद।